रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन को अभी तक हमने डायनामिक्स के नज़रिए से देखा था कि भाई एक्सेलरेशन इतना था, टॉर्क इतना था, अल्फा इतना था, तो कितना टाइम लग रहा है, नीचे आके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये सब चीज़ें आप पता कर सकते हो। लेकिन अब हम एनर्जी कंसिडर करेंगे तो एनर्जी के हिसाब से क्या क्या कैलकुलेशंस हो सकती हैं और काइनेटिक एनर्जी के रेशियोज क्या होते हैं, वो चीज़ें अभी हम देख लेते हैं। तो इस केस में मान लो हमारे पास यहाँ पर v की वैल्यू 0 दी हुई है, इनिशियल कंडीशंस v इज इक्वल टू 0 दी हुई है, ये वाला एंगल दिया हुआ है हमें थीटा, और यहाँ से कुछ हाइट हम नीचे आए हैं, ये हाइट h हम नीचे आते हैं। तो देखो हाइट h अब इस वेज की है, लेकिन आप इसके सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास के बीच की जो हाइट देखोगे ना, तो वो वाली भी h ही निकल के आएगी। इस बेसिकली ये सिमेट्रिक ट्राइंगल बनता है, ये वाला भी और ये वाला भी आप देख सकते हो सेम ही है। तो हमारे पास जो ग्रेविटी ने नीचे उसको खींचा, उसके कारण हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आने वाली है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्शन का फोर्स भी होता है ना, यहाँ पर होता है फ्रिक्शन का फोर्स इसके ऊपर इस तरीके से। तो क्या फ्रिक्शन के फोर्स के कारण भी कुछ वर्क डन हो जाएगा? नहीं, फ्रिक्शन का फोर्स है लेकिन स्लिपिंग नहीं है। तो पहली बात तो हम लिख देंगे नो स्लिपिंग, इसका मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। दूसरी चीज v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमें कुछ चीज़ें पता चल गई। तो अब आ जाता है हमारे पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो गई है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, mgh इज इक्वल टू इसकी काइनेटिक एनर्जी नीचे आने के बाद कितनी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी इस तरफ v ऐसे, साथ में इसकी इस तरीके से कुछ ओमेगा होगी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये दो पार्ट्स हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये वाली जो एनर्जी होती है उसको बोला जाता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये वाला जो पार्ट है उसको बोला जाता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि भाई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाली वैल्यू बताओ, तो टोटल हमें नहीं बतानी होती है। तो इन चीज़ों को भी लिख देंगे, इसको मैं बोल दूंगा दिस इज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल and this one is kinetic energy rotational. Okay. अच्छा, अब यहाँ पर v इज इक्वल टू आर ओमेगा का यूज़ किया जाए, ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो देखो इसी को क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख देंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी। अब देखो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन निकालना चाहूँगा। हाफ m वी स्क्वायर को अगर मैं कॉमन निकाल दूँ तो इसका आ जाएगा 1 प्लस यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो बचता है आई अपॉन एम आर स्क्वायर। आई अपॉन एम आर स्क्वायर, तो हमारी स्पेशल टर्म जो है वो है n। यहाँ पे n क्या होता है, n इज इक्वल टू आई अपॉन एम आर स्क्वायर, या फिर इसी की वैल्यू आ जाती है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब हमारे पास एम जी एच की वैल्यू इसके बराबर आ गई। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस एन। अगर मुझसे कोई पूछे कि इसमें से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, उसको मैं लिखूंगा के ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट है सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, राइट। उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से देखो कितना हो जाता है, एम जी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन, तो इट विल बी इक्वल टू एम जी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन। अगर मुझसे कोई पूछ ले कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, तो देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म एक्चुअली ये वाली टर्म है, वो हो जाएगी एन टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर बेसिकली हमारे पास ये हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर था। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू, या तो आप यहीं से कर दो एम जी एच माइनस दिस कर दोगे तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा। वो वैल्यू आ जाती है एन टाइम्स ए ट्रांसलेशनल, या फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी एन टाइम्स एम जी एच अपॉन 1 प्लस एन। ठीक है, ये भी हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट यहाँ पर है वो है ये
काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज अ फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। फ्रैक्शन क्यों बोला मैंने? क्योंकि एन की वैल्यू यूजुअली 1 से लेकर के 1 से छोटी होती है, या फिर रिंग के केस में वो वैल्यू 1 हो जाती है। इसके भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, इसको फील करने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ से जब हमारे पास कोई चीज़ नीचे आई लुढ़कते हुए, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, अब वो काइनेटिक एनर्जी में बंटनी है। काइनेटिक एनर्जी दो है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। तो क्योंकि V और ओमेगा लिंक्ड हैं, तो उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी कुछ हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू आ जाती है, कुछ पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। वो रेशियो कैसे पता कर सकता है? वो n का फैक्टर आ जाता है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है अक्सर, है ना। अगर रिंग है तो रिंग के केस में n की वैल्यू 1 होती है, तो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों बराबर आ जाती है, नहीं तो अक्सर यही वाली ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम लिख देंगे। वेलोसिटी फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी की वैल्यू देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो, वेलोसिटी यहाँ से आपको पता चल जाएगी, m से m कट जाएगा, वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 2gh अपॉन 1 प्लस n का अंडर रूट। वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस n। सिमिलरली अगर आप वेलोसिटी पता कर चुके हो तो v को आप r ओमेगा लिख दोगे इज इक्वल टू r ओमेगा, तो आपको ओमेगा की वैल्यू भी मिल जाएगी। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इनको याद रखना। इंक्लाइन प्लेन पर जो रोलिंग मोशन है उसकी जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी सबको मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया है। देखो, सबसे पहले हम एक फैक्टर डिफाइन करेंगे, n इज इक्वल टू आई अपॉन एम आर स्क्वायर, या फिर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। के यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन है। अगर मैं रिंग की बात करूंगा तो n की वैल्यू आ जाती है 1, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, ये दोनों कट जाते हैं, 1 वैल्यू आ जाती है। नहीं तो n की वैल्यू 1 से छोटी, 0 से बड़ी, इस तरीके की होती है। कोई अजीब सी कॉम्प्लेक्स सी बॉडी ही बना दोगे तो शायद इसकी वैल्यू 1 से बड़ी भी आ जाए, लेकिन वो सब हमें नहीं देखना होता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है? सीधे नीचे आता अकेला, विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट रोलिंग, कुछ वहाँ होता ही नहीं, तो वैल्यू होती जी साइन थीटा। लेकिन अब रोलिंग उसको स्लो डाउन कर देती है ना, तो इसीलिए वो वैल्यू जी साइन थीटा से कम हो जाती है, 1 प्लस एन से इस तरीके से हमारे पास फैक्टर आ जाता है। टाइम का फॉर्मूला आप सीधे सीधे लिख सकते हो 2l अपॉन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहीं से डाल दोगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला जाता है 2l 1 प्लस एन अपॉन जी साइन थीटा। तो अलग से रटने की जरूरत नहीं है, ये पता है तो आपको समझ आ जाएगा। फिर यहाँ से mgh जो ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वो दो हिस्सों में जाती है। एक होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो जाती है mgh अपॉन 1 प्लस एन। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है इसका n टाइम्स, है ना, तो वो जाती है n टाइम्स kt, वो वाली वैल्यू आ जाती है n अपॉन 1 प्लस एन टाइम्स mgh। तो बेसिकली हमारी जो mgh है वो दो हिस्सों में बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, यानी कि n टाइम्स kt इज इक्वल टू mgh। यहाँ से भी आपको देखो kt का जो वैल्यू आ जाएगी वो जाती है mgh अपॉन 1 प्लस एन। इस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हो। ऑलराइट, फ्रिक्शन की जो ज़रूरत पड़ती है वो होती है n अपॉन 1 प्लस एन एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा इधर लग रहा था, लेकिन रोटेशन के कारण n अपॉन 1 प्लस एन एम जी साइन थीटा पीछे की तरफ भी लगने लगता है। लेकिन इस फ्रिक्शन के फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? म्यू एम जी कॉस थीटा। और इन दोनों को आप इक्वेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई म्यू की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, नहीं तो प्योर रोलिंग नहीं हो सकती, यहाँ पे स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। अलग अलग चीज़ें हैं, कई बार सवाल पूछा जाएगा कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को नीचे लुढ़का दिया गया है, कौन पहले नीचे पहुँच रहा है? तो कौन पहले नीचे पहुँचेगा? जिसके एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा हो गई। एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा रखनी है, यानी एन की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो सबके लिए एन को कंपेयर कर लेते हैं। हमारे पास स्फीयर है, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर सेम ही उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। इन चीज़ों को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, यहाँ होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, और यहाँ पे होता है एम आर स्क्वायर। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी i अपॉन एम आर स्क्वायर। एन की वैल्यू आ जाती है 1, यहाँ पे n की वैल्यू आती है 2/3, जिसको आप लिख सकते हो 0.67। इसको बोलोगे 1/2 यानी कि 0.5, हो जाएगा 2/5 यानी कि 0.4। इस स्फीयर के लिए n की वैल्यू सबसे छोटी है, तो उसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा, उसको टाइम सबसे कम लगेगा, सबसे जल्दी पहुँच जाएगा स्फीयर। स्फीयर आएगा फर्स्ट, लिखा हुआ मैंने फास्टेस्ट। सबसे स्लो होगा रिंग या फिर हॉलो सिलेंडर। डिस्क या फिर हमारा सॉलिड सिलेंडर सेकंड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे शेल आता है, हॉलो स्फीयर जो होता है, फिर सबसे लास्ट में आती है हमारी रिंग।
बेसिकली जिसको घुमाना जितना मुश्किल है, रिंग को घुमाना सबसे मुश्किल होता है। अगर m मास और r रेडियस की हमारे पास सारी चीज़ें हैं तो स्फीयर को घुमाना सबसे आसान होता है, क्योंकि उसका जो मास होता है वो सेंटर के बहुत पास में होता है। रिंग में पूरा का पूरा मास r डिस्टेंस पे होता है, तो उसमें उसको घुमाना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जिसको घुमाना ज़्यादा मुश्किल होता है तो वो धीरे धीरे आता है ना, तो इसीलिए रिंग लेट आती है, स्फीयर फास्टर जाता है। यही हमारी पूरी की पूरी समरी है, यही फॉर्मूला है और इन्हीं से सब कुछ पूछा जाता है। इनको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। A ring R, disk D, a solid sphere S, and a hollow sphere with thin walls H, all having different masses and radii, start together from rest at top of an inclined plane and roll down without slipping. तो इसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है। हमने पूरा एनालिसिस कर लिया, वीडियो को पॉज करो, ऑप्शन देखो कौन कौन से सही है, मल्टीपल करेक्ट हैं तो अच्छे से सॉल्व करना। इसका करेक्ट आंसर है सी एंड डी। देखो हम देख चुके हैं कि हमें जो टाइम लगता है नीचे पहुंचने में उसकी वैल्यू होती है √2l/g। साइन थीटा भी नीचे आता है और यहाँ होता है 1 + n। अब n की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग चीज़ों के लिए देख लेते हैं। हमारे पास रिंग है r, हमारे पास डिस्क है d, हमारे पास सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर s है एंड हॉलो स्फीयर है h। रिंग के लिए n की वैल्यू होती है 1, डिस्क के लिए वैल्यू होती है 0.5, सॉलिड स्फीयर के लिए वाली वैल्यू होती है कितनी होती है 0.4 और हॉलो स्फीयर के लिए 0.67। तो यहाँ पे सबसे कम समय कौन लेने वाला है, सॉलिड स्फीयर। तो हमारे पास सबसे पहले आएगा S, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास ये जो D है, S D H R इज गोइंग टू बी आवर ऑर्डर, तो दे विल रीच द बॉटम इन द ऑर्डर दिस, करेक्ट। ऑल ऑफ देम विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भले उसकी वेलोसिटी कम है लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो उतनी है। रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों मिला करके काइनेटिक एनर्जी बनती है, राइट। ठीक है, द बॉडी विद द मैक्सिमम रेडियस विल रीच द बॉटम फर्स्ट। देखो इस पूरी कैलकुलेशन में हमने देखा था रेडियस से कहीं फर्क नहीं पड़ता है, रेडियस का कोई लेना देना नहीं है, डिपेंड करता है एन की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, ऑल ऑफ देम विल रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन टुगेदर, तो ये भी नहीं होने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी आर करेक्ट आंसर्स। A body rolls down an inclined plane without slipping. The kinetic energy of rotation is 50% of its translational kinetic energy. The body is क्या, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू n टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, और यही फैक्टर हमें दिया हुआ है 0.5। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व भी हो चुका है वैसे, तो सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पे हमें दिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 50%, यानी कि 50/100 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। एन की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है हाफ, और एन क्या होता है हमारा, एन की वैल्यू होती है I/mr²। यहाँ से आई की वैल्यू हो जाती है I इज इक्वल टू ½ mr²। इसका मतलब ये क्या है, या तो हमारी ये डिस्क हो सकती है या फिर सॉलिड सिलेंडर, है ना। तो हमारे पास सॉलिड सिलेंडर ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन बना देते और उसमें डिस्क भी दिया होता तो आपको दोनों मार्क करके वहाँ पे फिर आना पड़ता। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक छोटे से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे 40 दिन में हमने 2-2 घंटे की क्लासेस में सारा का सारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है विद लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप पूरा कोर्स भी देख सकते हो, कलरफुल नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। और हम मिलेंगे कहाँ पर, व्लॉग्स में। तो मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। ऐसे मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चैनल पे कुछ भी कमेंट कर दो, क्योंकि 5 साल से ज़्यादा हो गए वीडियो बनाते बनाते, आज तक कुछ हो ही नहीं रहा है, चैनल का व्यूज़ ही नहीं आ रहे। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करो। हम मिलेंगे व्लॉग में।